नमस्कार, मैं हूं अनीता और आप देख रहे हैं मैं भी भारत का न्यूज बुलेटिन आदिवासी डेली। आज के बुलेटिन में आपको दिखाएंगे आदिवासी समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने के मानदंड पुराने। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों ने बना दी 4 किलोमीटर सड़क। मध्य प्रदेश में जयस का प्रदर्शन। एमबीबी पोल में करेंगे राष्ट्रीय राजनीतिक दलों में आदिवासी नेतृत्व पर चर्चा और दिखाएंगे कैसे कंधे पर दूल्हा लेकर नाचे आदिवासी विधायक। तो शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। अधर में लटकी कई समुदायों की एसटी सूची में शामिल होने की मांग। अभी तक 60 साल पुराने मानदंडों का हो रहा पालन। आंध्र प्रदेश में आदिवासियों ने ही बना दी सड़क। स्कूली बच्चों के लिए 4 किलोमीटर का रास्ता किया साफ। मध्य प्रदेश में जयस ने किया चक्का जाम। आदिवासी महिला को पीटने वाले व्यापारी के खिलाफ SC/ST के तहत मुकदमा दर्ज करने की मांग। मद्रास हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कुरावर समुदाय से जुड़े अश्लील नृत्यों के मामले में कार्रवाई का दिया आदेश। एमबीबी पोल में 80% लोगों ने माना कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल आदिवासी नेताओं को नेतृत्व देने से बचते हैं। और अब खबरें विस्तार से। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। पिछले महीने ही खत्म हुए संसद के शीतकालीन सत्र में एसटी सूची में नए समुदायों को शामिल करने के लिए कई विधेयकों पर चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान कई सांसदों ने अलग अलग समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग की थी। इसके साथ ही विपक्षी सांसदों ने मौजूदा मानदंडों का मुद्दा भी उठाया था। विपक्षी दलों की मांग थी कि अनुसूचित जनजाति में किसी समुदाय को शामिल करने के मापदंडों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाए। लेकिन भारत के रजिस्ट्रार जनरल का कार्यालय अभी तक इस मामले में 60 साल पुराने मानदंडों का पालन कर रहा है। लोकुर समिति ने किसी भी नए समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में परिभाषित करने के लिए जिन मानदंडों का निर्धारण किया था, उनकी पालना आज तक हो रही है। दरअसल एसटी सूची में किसी भी समुदाय को शामिल करने के लिए RGI यानी भारत के रजिस्ट्रार जनरल के कार्यालय की मंजूरी अनिवार्य है। आपको बता दें, लोकुर समिति के मुताबिक जनजाति के रूप में एक समुदाय को परिभाषित करने के लिए आदिम लक्षणों के संकेत, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक अलगाव, बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में झिझक और पिछड़ापन निर्धारित मानदंड है। फरवरी 2014 में तत्कालीन जनजातीय मामलों के सचिव ऋषिकेश पांडा के नेतृत्व में गठित जनजातियों के निर्धारण पर सरकारी टास्क फोर्स ने निष्कर्ष निकाला था कि पुराने मानदंड अप्रचलित हैं। टास्क फोर्स के मुताबिक जिसे हम आदिम मानते हैं वो स्वयं आदिवासियों द्वारा नहीं माना जाता है। टास्क फोर्स के मुताबिक जनजातियों की वर्गीकरण और पहचान में काफी गड़बड़ी हुई है। टास्क फोर्स ने भौगोलिक अलगाव के मानदंड पर भी सवाल उठाया था और पूछा था कि देश भर में बुनियादी ढांचे का विकास जारी है, ऐसे में कोई समुदाय अलगाव में कैसे रह सकता है। इस टास्क फोर्स ने मई 2014 में मानदंड में बदलाव की सिफारिश की थी और इसके आधार पर जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने जून 2014 में एसटी के रूप में नए समुदाय के निर्धारण के लिए मानदंड और प्रक्रिया में बदलाव के लिए एक मसौदा कैबिनेट नोट तैयार किया था। दिसंबर 2017 में ही मोदी सरकार ने संसद में जोर देकर कहा था कि वो एक आंतरिक टास्क फोर्स की रिपोर्ट के आधार पर इन मानदंडों को बदलने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। लेकिन खबरों के मुताबिक केंद्र सरकार ने पिछले साल ही प्रक्रिया को बदलने के प्रस्ताव को रोक दिया था। पिछले शीतकालीन सत्र में चर्चाओं के दौरान जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकुर समिति द्वारा तय किए गए मानदंडों पर टिके रहने पर जोर देते हुए कहा था कि आदिवासी समाज अपनी विशिष्ट विशेषताओं के आधार पर जीते हैं। ये ऐसे समाज नहीं हैं जो बदलते हैं। और इस खबर पर ज्यादा चर्चा करने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ रहे हैं मैं भी भारत के संपादक श्याम सुंदर। श्याम, किसी भी समुदाय को एसटी की सूची में शामिल करने की जो प्रक्रिया होती है उसमें अभी जैसा कि हमने खबर में बताया कि 60 साल पुराने मापदंडों को देखा जाता है। हालांकि कई बार ऐसी सिफारिशें सरकार को भेजी गई कि इन मापदंडों को चेंज किया जाए। आप क्या मानते हैं, क्यों जरूरी है कि मापदंड तय किए जाएं और उनमें बदलाव भी किया जाए? देखिए, दो बातें हैं। एक बात तो ये है कि जो लोकुर कमेटी की सिफारिशें हैं जिनको मापदंड माना जाता है, काफी समय बीत चुका है और वो एक तरह की गाइडलाइंस हैं, कोई तय मापदंड नहीं है। उन गाइडलाइंस को आधार मानकर शोध कराए जाते हैं और उनके ऊपर फिर अलग अलग संस्थाएं हैं, चाहे वो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, चाहे वो नेशनल
कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स है, उसके बाद फिर वो सरकार के पास रिकमेंडेशंस आती हैं, ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट शोध करते हैं, लेकिन कोई मानदंड तय नहीं है कि ये अगर शर्तें पूरी कोई कम्युनिटी करता है तो उसको शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिल ही जाएगा। तो वो रिकमेंडेशंस हैं, वो कुछ सिफारिशें हैं जिनको एक तरह से मानदंड के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एक बात। दूसरी बात ये है कि अलग अलग राज्यों में आप देखेंगे कि एक ही आदिवासी समुदाय को अलग अलग स्टेटस में रखा गया है। मसलन छत्तीसगढ़ में जो ध्रुवा आदिवासी है वो जनजाति की सूची में शामिल है, उसको अनुसूचित जनजाति माना जाता है, पीवीटीजी माना जाता है। लेकिन अगर आप ओडिशा में जाएंगे तो ध्रुवा को सामान्य श्रेणी में रखा गया है, उनको वहां पर जनजाति नहीं माना गया है। तो आप देखेंगे कि बिल्कुल एक जैसे संस्कृति है, एक भाषा है, उनमें आपस में रिश्तेदारियां भी हैं, लेकिन उसके बावजूद एक ही राज्य में नदी के इस पार वो अनुसूचित जनजाति में है और नदी के दूसरे पार वो दूसरी श्रेणी में उनको रखा गया है। जब इस तरह का आप अंतर देखते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि जो शेड्यूल्ड ट्राइब के लोगों को संवैधानिक सुरक्षा हासिल है, जो उनको कानूनी अधिकार हासिल हैं, उससे वो वंचित हो जाते हैं। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि शेड्यूल्ड ट्राइब की व्यवस्था इसलिए की गई है कि आदिवासी समुदायों को, उनकी संस्कृति को, उनके संसाधनों को संरक्षित किया जा सके। तो उनको संविधान के तहत कुछ अधिकार दिए गए हैं, उसी तरह से उनको अत्याचार और शोषण से बचाया जा सके, इसके लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। जब कोई ऐसा समुदाय जिसको अनुसूचित जनजाति में होना चाहिए और उसको अनुसूचित जनजाति में नहीं रखा जाता है तो ये उसके साथ नाइंसाफी है, क्योंकि हम जानते हैं कि 705 आदिवासी समुदायों को जनजाति की सूची में रखा गया है। उसमें से 75 आदिवासी समुदाय ऐसे हैं जिनको पीवीटीजी यानी कि विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति माना जाता है। तो विशेष रूप से पिछड़ी जनजातियां जो हैं उनमें बहुत सारी ऐसी जनजातियां हैं जिनकी जनसंख्या लगातार कम हो रही है, जिनके वजूद पर खतरा मंडरा रहा है, जो कभी भी विलुप्त हो सकते हैं। ऐसी कई आदिवासी भाषाएं हैं, कई ऐसी आदिवासी परंपराएं हैं जिनको संरक्षित किए जाने की जरूरत है। और अगर वो अनुसूचित जनजाति में शामिल नहीं किए जाते हैं तो जो सरकारी संसाधन उपलब्ध होते हैं, जो सुरक्षाएं उपलब्ध होती हैं, वो इन समुदायों को नहीं मिल पाती हैं। जी श्याम, आपने जैसे बताया कि लोकुर कमेटी ने सुझाव दिए थे, अभी तक कोई तय मानदंड नहीं है सरकार के पास। लेकिन हमने देखा कि 2014 के जब मोदी सरकार सत्ता में आई तो हमने देखा कि मोदी सरकार ने अपनी पहली कैबिनेट में एक टास्क फोर्स बनाने की बात कही थी। उस टास्क फोर्स का गठन भी हुआ, उसने सुझाव भी दिए, लेकिन अभी तक उस पर कोई काम नहीं हुआ। उसके बाद 2017 में संसद में मोदी सरकार ने कहा कि हम मापदंड तय करेंगे, निश्चित मापदंड लेकर आएंगे, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। इसे क्या मानते हैं आप? देखिए, अगर आप अनुसूचित जनजाति कैसे तय हो इसके इतिहास को अगर देखेंगे तो 1953 से कई कमेटियां आप देख सकते हैं, कई कमीशन देख सकते हैं जिनकी रिपोर्ट्स आई। उसमें काका केलकर कमीशन है, एल्विन कमीशन है, ढेबर कमीशन है, लोकुर कमेटी की रिपोर्ट की आपने बात की ही। तो रिकमेंडेशंस की कमी नहीं है। 2014 का आपने जिक्र किया, टास्क फोर्स बनाने की बात थी, और अब तो ये सूचना के अधिकार के तहत आप इस खबर को कर ही रही हैं कि टास्क फोर्स की कोई रिकमेंडेशन नहीं आई है और अभी भी जो लोकुर कमेटी की रिकमेंडेशंस हैं उन्हीं को आधार माना जा रहा है। 2014 का आपने जिक्र किया। 2014 में प्रोफेसर खाखा हैं जो जाने माने एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया था और उस कमेटी को टास्क ये दिया गया था कि देश में जितने भी आदिवासी समुदाय हैं उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसका आकलन किया जाए, उनके शिक्षा और स्वास्थ्य का क्या हाल है, उनके जो जल जंगल जमीन पर उनके अधिकार का सवाल है, इन सारे सवालों को लेकर एक व्यापक रिपोर्ट तैयार करने का मैंडेट उनको मिला था और वो रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, सरकार को वो रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट में भी ये चिंता जाहिर की गई है कि
एक ही समुदाय के लोगों को एक राज्य में अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया है, दूसरे राज्य में नहीं दिया जाता है। तो इसलिए ये बेहद जरूरी है कि इसमें एक कम से कम एक न्यूनतम मानदंड तय कर दिया जाए और इस मसले को सुलझाया जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक ये मसला नहीं सुलझेगा तब तक कई आदिवासी समुदाय जो हैं ये मांग करते रहेंगे, ये विवाद उठते रहेंगे और कुछ आदिवासी समुदायों के साथ नाइंसाफी होती रहेगी। अब सवाल ये है कि सरकार ये करती क्यों नहीं है। देखिए, लोकुर कमेटी का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि लोकुर कमेटी की ये कुछ सिफारिशें हैं। उन्होंने कुछ अनुमान आपको बताए कि आप अगर ये ट्रेट आप किसी समुदाय में देखते हैं तो आप उनको ट्राइबल सोसाइटी मान सकते हैं, आप उनको शेड्यूल्ड ट्राइब मान सकते हैं, लेकिन उन्होंने इनको कोई शर्त नहीं माना था। तो अंततः कौन आदिवासी समुदाय जनजाति की सूची में आएगा या नहीं आएगा, ये फैसला केंद्र सरकार के हाथ में है। अंततः केंद्र सरकार जिसको चाहती है उस समुदाय को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल कर लिया जाता है। और आज की तारीख में हमने ये देखा है कि अनुसूचित जनजाति की सूची में किस समुदाय को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, ये चुनाव से जुड़ा हुआ मसला बन चुका है। ये हिमाचल प्रदेश में हमने देखा, अभी और कई राज्यों में हमने देखा कि संसद में जब बहस हुई तो ये बात उठाई गई कई राजनीतिक दलों की तरफ से। जी श्याम, जो आपने कहा अभी हाल ही में जो शीतकालीन सत्र खत्म हुआ है दिसंबर में, उसमें विधेयकों पर चर्चा के दौरान बहुत सारे सांसदों ने अपने अपने इलाके की जनजाति समुदायों को एसटी सूची में शामिल करने की मांग की। ओडिशा के सांसदों ने भी ये मांग उठाई, जिसमें दुर्वा समेत और भी समुदायों के नाम थे। लेकिन हमने देखा कि ओडिशा राज्य में खुद बीजू जनता दल के जो पार्टी के लोग थे वो लोग ही सड़कों पर उतर गए थे। उनका कहना था कि हमने केंद्र सरकार को 160 समुदायों की सूची भेजी है जिन्हें अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल किया जाना चाहिए, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ। ये मतलब अजीब है कि राज्य सरकार अपने ही राज्य में सड़कों पर उतर गई। देखिए, ये जैसे मैंने कहा कि कौन सा आदिवासी समुदाय अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल होगा, ये फैसला अंततः केंद्र सरकार करती है। पूरे प्रोसेस को अगर आप देखेंगे तो किसी भी समुदाय के बारे में ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट या कोई वैसा ही कोई संस्थान शोध करता है, उस शोध को फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के पास भेजा जाता है, वहां से फिर वो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के पास जाता है, और जब इन सब की रिकमेंडेशन आ जाती है, पॉजिटिव रिपोर्ट आ जाती है, तो फिर इसको सरकार के पास भेजा जाता है। सरकार संसद में एक अमेंडमेंट बिल लेके आती है, वो बिल पास हो जाता है और उसके बाद ये माना जाता है कि वो समुदाय अनुसूचित जनजाति में शामिल होगा। इसमें आप ये देखेंगे कि राज्य सरकार सिर्फ समर्थन देने की भूमिका में होती है। मान लीजिए ओडिशा में किसी समुदाय को लेके ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोई शोध किया, तो उस शोध का समर्थन कर सकती है कोई राज्य सरकार, लेकिन राज्य सरकार का कोई एज सच रोल उसमें नहीं है। तो उड़ीसा में, और सिर्फ उड़ीसा नहीं, आपने जैसा कहा कि कई राज्यों में कुर्मी, पश्चिम बंगाल में और झारखंड में एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है कुर्मियों को आरक्षण देने का। तो बहुत सारे ऐसे समुदाय हैं जो इस तरह की मांग करते रहे हैं। तो एक तो बात यह है कि ये एक पेचीदा मसला है, राजनीतिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर भी। और दूसरा ये मसला है कि केंद्र सरकार जिसको ये अधिकार प्राप्त है, वो थोड़ा सा मानवीय दृष्टि से देखे और थोड़ा सा अपने राजनीतिक नफे नुकसान से ऊपर उठ के इस मसले को डिसाइड कर दे, ऐसा आग्रह या ऐसी कोई इच्छा शक्ति या ऐसी कोई पहल नजर नहीं आ रही है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया श्याम, हमसे जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। और अब आंध्र प्रदेश से एक खबर जो आदिवासियों में पढ़ने की ललक को दिखाती है। इसके साथ ही ये खबर प्रशासन की लापरवाही और बेरुखी का सबूत भी है। आंध्र प्रदेश के अल्लूरी सीताराम राजू जिले के एक आदिवासी गांव के लोगों ने मिलकर 5 किलोमीटर का रास्ता तैयार किया है। इस गांव के लोगों ने 3 दिन लगातार काम करके ये रास्ता बनाया ताकि उनके बच्चे स्कूल जा सकें। इस गांव के बच्चों का स्कूल 5 किलोमीटर दूर है। इस स्कूल के रास्ते में कम से कम 4 किलोमीटर का रास्ता उबड़ खाबड़ और कांटेदार झाड़ियों से भरा था।
गांव के बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए घोड़े का इस्तेमाल किया जाता था। इतनी परेशानियों के बाद एक दिन गांव के लोगों ने खुद ही रास्ता बना लेने की ठान ली। अब 4 किलोमीटर का रास्ता साफ हो चुका है, लेकिन गांव के लोगों के सामने अभी भी इस रास्ते को पक्का करने की चुनौती है। दरअसल निर्दू बांदा नाम का ये छोटा सा गांव एक पहाड़ी चोटी पर बसा है। इस गांव के 12 बच्चे करीब 5 किलोमीटर दूर के एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। गांव के लोगों ने बताया कि उन्होंने कई बार मंडल विकास अधिकारी को सड़क के हालात बताए और उनसे सड़क की मरम्मत और साफ सफाई की गुहार लगाई, लेकिन अंततः उन्हें खुद ही ये काम करना पड़ा। इस गांव की खास बात यह है कि यहाँ पर जो आदिवासी रहते हैं उन्हें आदिम जनजाति या विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति यानी पीवीटीजी की श्रेणी में रखा गया है। कौंद जनजाति के इस गांव ने यह दिखाया है कि आदिवासियों में पढ़ने की ललक बढ़ रही है। आंध्र प्रदेश से चलते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के झाबुआ में जय आदिवासी युवा शक्ति यानी जयस के सदस्यों ने पुलिस से एक व्यापारी पर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है। दरअसल रविवार को झाबुआ से चौंकाने वाली खबर सामने आई। शहर के मुख्य बाजार में एक दुकानदार ने आदिवासी समुदाय की एक महिला को उसकी दुकान से कंबल चोरी करने के शक में कथित तौर पर बांधकर डंडे से पीटा। महिला को छुड़ाने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करना पड़ा। इस मामले में पुलिस ने व्यापारी पर महिला के साथ मारपीट करने और महिला पर कथित चोरी का मामला दर्ज किया है। पुलिस की इस कार्रवाई से असंतुष्ट आदिवासियों ने सोमवार को मुख्य सड़क को जाम कर दिया। जयस और हिंदू आदिवासी युवा संगठन के सदस्यों ने झाबुआ थाने में ज्ञापन दिया और व्यापारी के खिलाफ SC/ST अत्याचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत कड़ी कार्रवाई की मांग की। आदिवासी संगठनों ने पुलिस से महिलाओं के अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करने और महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकने के लिए एक अभियान शुरू करने का आग्रह भी किया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। तमिलनाडु से बड़ी खबर आई है। मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को निर्देश दिया है कि राज्य में कुरावर आदिवासी समुदाय का अपमान करने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अनुमति नहीं दी जाए। अदालत कुरावर समुदाय के उत्थान के लिए काम करने वाली संस्था द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में बताया गया है कि कुरावन कुर्थी अट्टम गांव के त्योहारों के दौरान प्रदर्शित होने वाली पारंपरिक कलाओं में से एक है, लेकिन वर्तमान में सांस्कृतिक कार्यक्रमों को विकृत कर दिया गया है और प्रदर्शनों में अश्लील नृत्यों को शामिल किया जाता है, जिससे समुदाय की भावनाएं आहत होती हैं और साथ ही इनका बहिष्कार किया जाता है। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति R महादेवन और J सत्यनारायण प्रसाद की मदुरई खंडपीठ ने साइबर अपराध विभाग को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुरावर समुदाय के बारे में पोस्ट किए गए अश्लील नृत्य वीडियो के संबंध में कार्रवाई का निर्देश दिया। कोर्ट ने कहा कि ऐसी शिकायतें मिलने पर अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्रवाई करने के अलावा वीडियो को हटा देना चाहिए। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव में अब 2 महीने से भी कम का समय बचा है। सभी राजनीतिक दल पूरी ताकत के साथ चुनाव प्रचार में उतर चुके हैं। ग्रेटर टिपरा लैंड की मांग के साथ अलग से बनी पार्टी टिपरा मोथा बड़ी रैलियों की बजाय डोर टू डोर प्रचार कर रही है। इस सिलसिले में आज यानी गुरुवार को भी पार्टी ने कई आदिवासी इलाकों में चुनाव प्रचार किया। इस सिलसिले में सिपाहीजाला में पार्टी के युवा नेता सुनली कोलाई के नेतृत्व में पार्टी ने चुनाव प्रचार किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि टिपरा मोथा राज्य के सभी समुदायों और वर्गों को साथ लेकर चल रहा है, इसलिए उनकी पार्टी की पहुंच को जनजातीय इलाकों तक सीमित नहीं माना जा सकता है। अपने दूसरे सेगमेंट MBB पोल में आज हमने आपसे एक सवाल किया था। सवाल था, राष्ट्रीय राजनीतिक दल आदिवासी नेताओं को संगठन और सरकार में नेतृत्व देने से बचते हैं। इसके अलावा आदिवासी नेताओं को विधानसभा या संसद में अपनी बात रखने का मौका कम दिया जाता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? इस सवाल के जवाब में हमने आपको 4 ऑप्शन दिए थे। इसके जवाब में सबसे ज्यादा यानी 80% लोगों ने माना कि राष्ट्रीय राजनीतिक दल आदिवासी नेताओं को नेतृत्व देने से बचते हैं, जबकि 9% लोगों ने माना कि वो कुछ हद तक इस राय से सहमत हैं, जबकि वहीं 9% ही लोग इससे सहमत नहीं हैं। वहीं 2% लोगों ने पता नहीं का ऑप्शन चुना। लेकिन हमने आपसे सवाल क्यों पूछा था?
द्रौपदी मुर्मू के रूप में देश में पहली बार एक आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनी। उनके इस पद पर पहुंचने के बाद ये दावा किया गया कि आदिवासियों को लोकतंत्र में एक मजबूत आवाज मिल रही है। लेकिन जब जमीन पर हालात देखते हैं तो सच्चाई शायद अलग मिलती है। इस साल देश के 9 राज्यों मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में आदिवासियों की संख्या अच्छी खासी है, इसलिए इन राज्यों में सभी राजनीतिक दल आदिवासियों की खूब चर्चा कर रहे हैं। लेकिन वहीं राजनीतिक दलों में आदिवासी प्रतिनिधित्व की बात करें तो कोई ठोस जवाब नहीं मिलता। बुधवार को ही त्रिपुरा चुनाव को लेकर सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उन्होंने कहा था कि उनकी पार्टी आदिवासी अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या उनकी पार्टी एक आदिवासी को त्रिपुरा का मुख्यमंत्री बना सकती है तो वो इस पर गोल गोल जवाब देने लगे। देश के कम से कम 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर संविधान की अनुसूची 5 के इलाके हैं, यानी यहां पर आदिवासी जनसंख्या चुनाव में मायने रखती है। लोकसभा में 47 सीटें आदिवासियों के लिए आरक्षित हैं, लेकिन संसद में शायद ही कभी किसी आदिवासी सांसद को बोलने का पर्याप्त मौका मिलता है। आप एक पर्टिकुलर बीजेपी से आप बिलोंग करते हैं, कोई भी राजनीतिक दल जो हो वो जो मेजॉरिटी है उन्हीं का ज़्यादा चलता है पार्टी में भी। तो उसमें ट्राइबल नेता होके आप ट्राइबल हैं तो आप कितनी अपनी बात रख सकते हैं जो आपके ट्राइब से जुड़ी हुई हो। मेजॉरिटी का जो एक दबाव होता है जिस पे ट्राइबल नेता आज भी उस तरह उभर के नहीं आ पा रहे हैं, क्या आपने ऐसा? नहीं, वो तो है ही, लेकिन मेरा बीजेपी तो ये भी एक समस्या है कि हम लोग का मेंबर्स बहुत है। जॉब बोलने के लिए छोड़ा जाता है संसद में, जो अच्छा बोलता है, जो थोड़ा ये है एजेड है, जो बहुत सारा साल संसदीय राजनीति कर रहा है, बहुत सारा 3-4 बार एमपी बना हुआ है, खास करके उनको मौका दिया जाता है। हम नया नया है, इतना अभी हम बोल भी नहीं पाते हैं और हम उनका इन्फ्लुएंस भी नाम डल पाता है, क्योंकि दूसरा कोई पीटी पार्टी का 2-4 ही मेंबर्स है, हम लोग का 300 से अधिक मेंबर्स है। इसीलिए चुन चुन के तो वहाँ बोलने का मौका दिया जाता है, ये बात है। राज्य की विधानसभाओं में भी आदिवासी प्रतिनिधित्व के लिए सीटें आरक्षित हैं। अनुसूची 5 वाले 10 राज्यों में 228 सीटें आदिवासी विधायकों के लिए आरक्षित है। लेकिन राज्य विधानसभाओं में भी आदिवासी विधायकों को अपने समुदाय या इलाके के मुद्दों को उठाने का मौका नहीं मिलता है। राष्ट्रीय दलों में बड़े आदिवासी नेताओं को भी पार्टी का चेहरा बनाने में झिझक नजर आती है। अपने तीसरे और आखिरी सेगमेंट अस्मिता और अधिकार में आज आपको बताएंगे आदिवासियों की अपनी विशेष संस्कृति और सामाजिक पहचान है। लेकिन कई बार ये देखा जाता है कि जैसे जैसे कोई व्यक्ति ऊंचे पद पर पहुंचता है तो वो अपनी संस्कृति से दूर होने लगता है। आदिवासी समुदायों के नेताओं में भी कई बार इस तरह की प्रवृत्ति नजर आती है। लेकिन हाल ही में संपन्न हुए गुजरात विधानसभा चुनाव में डेडियापाड़ा विधानसभा क्षेत्र से एमएलए बने चेतर वसावा ने इस धारणा को गलत साबित किया है। उनका एक बेहद खूबसूरत वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में वो एक आदिवासी दूल्हे को कंधे पर उठाकर नाचते नजर आ रहे हैं। से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें मिस कॉल जरूर दें। अगर आप कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। इसके साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और मैं भी भारत के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।